तो उनको फिर उनको सजा दी जाएगी, लीगल सजा दी जाएगी, कन्विक्ट किया जाएगा। ये बहुत जरूरी मेरे लिए क्यों है एज अ डॉक्टर, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई ओपिएट या हीरोइन यूज करना शुरू कर देता है, तो अगर आप 100 लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको रिहैब सेंटर में डालते हैं, उनको डीडिक्शन सेंटर में डालते हैं, उन 100 बच्चों में से 95 बच्चे विद इन 1 और 2 ईयर फिर से नशा करना शुरू कर देंगे। मगर अगर उनके दिमाग में एक पेनल्टी का डर होगा, एक पेनल्टी का डंडा जो है वो उनके सर पे लटक रहा होगा, तो एटलीस्ट उनमें से कुछ बच्चे और ऐसे होंगे जो कि फ्यूचर में ये नशा नहीं करेंगे। शायद वो 5% रिकवरी रेट जो है वो बढ़ के 10%, 20% तक पहुंच सकता है। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एंड वी टेक दैट पर्सन फॉर अ ट्रीटमेंट। थैंक यू अभिषेक सर। लेकिन आपने यहाँ पे बात करी कि 100 में से 95% बच्चों में चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा से इंडल्ज हो जाएं इन एक्टिविटीज में। सर क्या कारण रहते हैं, मतलब हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो दोबारा से रिलैप्स ना करें या दोबारा से ड्रग्स जो है उनको लेना स्टार्ट ना कर दें? तो एज अ टीचर हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि रिलैप्स होता क्यों है। रिलैप्स दोनों कारणों से हो सकता है। देयर कैन बी समथिंग इनसाइड योर ब्रेन, जो कि उस नशे ने कुछ ऐसा केमिकल चेंजेस कर दिए हैं जो कि अब नशे के बिना पूरी नहीं हो पा रही हैं, और उसका ब्रेन बार बार उस नशे की तरफ खिंचता जा रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो देन देयर आर सम मेडिसिन जो कि वो केमिकल चेंजेस रिवर्स कर सकती है। इसके अलावा बहुत बड़ा रोल रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैप्सेस जो होते हैं ना, वो सोशल फैक्टर्स के कारण होते हैं। जैसे कि फिर से उसी कंपनी में चले गए, फिर से उसी ग्रुप में चले गए, पीयर ग्रुप में चले गए, या क्रेविंग हो गई। क्रेविंग कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। अगर आप ग्रुप में नहीं भी गए तो क्रेविंग कुड बी बिकॉज कि सर मैंने एक नीचे गिरा हुआ सिरिंज देख लिया और मुझे उससे मन कर गया कि मैं ये फिर से इंजेक्ट कर लूं। या सर जिस जगह पे हम जाके नशा करते थे, बैठ के करते थे, तो मैं एक बार अकेला उस जगह पे घूमने चला गया, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मगर वहां से मेरे को ऐसी क्रेविंग हुई कि मैंने सीधा पेडलर को कांटेक्ट किया एंड आई वांटेड दैट ड्रग। सो ये सब स्ट्रेटजीज, इनको हम रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ थेरेपी, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, जिसको हम रिलैप्स प्रिवेंशन कहते हैं, कि किस तरह से रिलैप्सेस प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेविंग होती है तो क्या करना है। देखो, क्रेविंग जो होती है ना, वो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अगर आपको जस्ट सिंपल, जो आजकल सिंपल जिस चीज की क्रेविंग होती है ना, मोबाइल की क्रेविंग होती है कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। दिस इज आल्सो एन एडिक्शन नाउ। सो क्रेविंग हमेशा इंपल्स में आती है। आधे घंटे के लिए क्रेविंग रहेगी, 15 मिनट के लिए क्रेविंग रहेगी। अगर आप अपना ध्यान बटा लें तो वो क्रेविंग चली जाएगी। सो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, ठीक है, किसी और चीज में, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में। वो जो रश, वो जो किक आपको, जैसे रमेश सर ने बोला, जो आपको नशे से मिल रही है, स्टडीज हैव कंसिस्टेंटली सेड रिवील दैट वही किक आपको स्पोर्ट्स से भी मिलती है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो। इसके अलावा there are some strategies in relapse prevention which says कि क्रेविंग आने ही ना दिया जाए, कि ऐसा मौका ही ना मिले कि क्रेविंग आए। तो उसमें क्या होता है कि क्यू कंट्रोल होता है, कि अगर आपको क्रेविंग, फॉर एग्जांपल आप बहुत बोर हो रहे हैं या बहुत टायर्ड हैं, तो तब क्रेविंग आ सकती है। किसी साइकोलॉजिकल स्टेट से गुजर रहे हैं तो तब क्रेविंग आ सकती है। सो इन सब चीजों को मैनेज करना सिखाया जाता है इन रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। टीचर्स एंड काउंसलर्स भी रिलेटिवली यही कर सकते हैं। जैसे कि रमेश सर ने बोला, अगेन आई एम सेइंग एजुकेशन इज द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज। यू नो, एजुकेट द चाइल्ड अबाउट द न्यूसेंसेस जो कि ये चीज क्रिएट कर सकता है। उसके लीगल हार्म्स बताइए, उसके सोशल हार्म्स बताइए, आपकी फैमिली पे किस तरह से ट्रबल कर सकती है ड्रग, वो आप उसको बताइए। अगर आप ये सब चीजें उसको डिटॉक्सिफाई होने के बाद, उसकी ट्रीटमेंट के बाद बताएंगे, तो उसके रिलैप्स के चांसेस कम हो जाएंगे। So these are the ways जिससे हम रिलैप्स प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सो बच्चे को पॉजिटिवली इंगेज करना किसी फिजिकल एक्टिविटी में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, एंड मोर ओवर उसको खुश रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अहम रोल बन जाता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, ताकि हम नजर रखें कि बच्चा दोबारा से उस कंपनी में ना जाए। और इसी के साथ जैस्मिन मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मतलब आई थिंक अगर टीचर जो है वो, उसे लगता है कि किसी बच्चे में मुझे वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि शायद ये ड्रग्स ले रहा है, तो आई थिंक द फर्स्ट पर्सन दैट ही और शी विल गो टू इज अ सिस्टर। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, उसका ड्रग एडिक्शन में क्या रोल रहता है, और कौन सी थेरेपीज या कौन से तरीके जो हैं हम अपनाते हैं
Over to you, ma'am. जब एक बच्चे का आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो जब वो बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहला, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने भी कहा था, स्क्रीनिंग की जाती है ना। स्क्रीनिंग में हम बच्चे से सब पूछते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स शुरू किए, कौन कौन से अभी प्रेजेंटली ले रहा है, कितना अमाउंट ले रहा है, किसके साथ लेना शुरू किया, अभी कैसे लेता है, अकेला लेता है या फ्रेंड्स के साथ लेता है। सो वी नीड टू कलेक्ट ऑल दीज डिटेल्स, क्योंकि यही डिटेल्स फिर हमें आगे हेल्प करता है बच्चे के साथ काम करने में। तो जब बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग की, उसके बाद हमारा रोल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है टू प्रोवाइड थेरेपीज टू द चाइल्ड एंड टू द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। दोनों का कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हमारी जो थेरेपीज यूज होती हैं, तो मैक्स जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी जो अभी इसमें मानी गई है, दैट इज मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी। सेकंड, देयर आर मेनी अदर थेरेपीज लाइक CBT है, very common and a very known therapy to common people also. CBT जिसे cognitive behavior therapy भी बोला जाता है। लेकिन the most effective one that we start with is motivation enhancement therapy. तो उसके अंदर हमारी सर्टन देयर आर स्ट्रैटेजीज, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने भी कहा,